लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। ट्रम्प टैरिफ के चलते दुनिया भर में आर्थिक हलचल देखने को मिली। इसका असर भारत पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा, लेकिन भारत के निर्यात के आंकड़ों में कमजोरी की बजाय मजबूती ही देखने को मिली है। यह जरूर है कि ट्रम्प टैरिफ के चलते भारत के अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आई है, 12% की कमी है, लेकिन भारत ने इसकी भरपाई चीन और यूएई जैसे नए देशों के साथ भी कर दी है। नए देश तो नहीं कहेंगे, साझेदारी लेकिन बढ़ी है इन देशों के साथ। आप ये रिपोर्ट देखिए, आगे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो टैरिफ का इंपैक्ट था उसको हमने ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया है, नई चुनौतियां बन रही हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट का हमारा क्या आउटलुक है, क्या मूड माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, हमारी नीतियां किस दिशा में जा रही हैं, क्या करने की आवश्यकता है। एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के जरिए भारत के व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने अपने ट्रेड को अमेरिका की बजाय दूसरे देशों में, खास करके चीन और यूएई पर फोकस कर न केवल निर्यात संबंधी गतिविधियों के नए आयाम को हासिल किया, साथ ही आगे अपने व्यापार को गति देने की दिशा में ट्रेड के नए विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। दरअसल 50% ट्रम्प टैरिफ लगने के बाद भी भारत के निर्यात के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि ट्रम्प टैरिफ के चलते अमेरिका के साथ निर्यात के आंकड़े कुछ कमजोर हुए, लेकिन हमारा निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं और इसके क्या मायने हैं। पहले भारत अमेरिका के बीच ट्रेड के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का अमेरिकी एक्सपोर्ट 12% लुढ़क गया है, लेकिन यूएई और चीन के सहारे भारत का कुल निर्यात 6.74% बढ़कर 36.3 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 34.08 अरब डॉलर था, जबकि आयात 16.6% बढ़ा है। इससे व्यापार घाटा बढ़कर 32.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल का सबसे हाई है। ये भी समझते हैं कि आखिर गुड्स एक्सपोर्ट को बूस्टर मिला कहां से। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि देश के गुड्स एक्सपोर्ट के स्टार है इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब इसके निर्यात की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात सितंबर 2024 के 2.07 अरब डॉलर से बढ़कर 3.12 अरब डॉलर पहुंच गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्यात में करीब करीब 50.54% की जोरदार तेजी देखने को मिली। तो वहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, जो 4.30 अरब डॉलर से बढ़कर 4.96 अरब डॉलर हो गया, यानी करीब करीब 15.22% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली। गुड्स एक्सपोर्ट में आई बढ़ोतरी के पीछे भारत के तर्क को भी समझते हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, घरेलू उद्योग में भी मजबूती दिख रही है, जिसके पीछे मजबूत सप्लाई चेन और ट्रेड संबंध का होना है। फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है और इसके अलावा भारत अलग अलग मोर्चे पर अपने व्यापार को लगातार नई दिशा देने में भी जुटा है। सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओके, तो बातचीत करते हैं अब आज के मेहमानों के साथ। सबसे पहले परिचय। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल कौशिक सर, जीडीसी फेलो, आरआईएस एंड फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गुड इवनिंग कौशिक सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं अतुल जोशी सर, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे अतुल जोशी सर। फिरोज खंबाटा सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं सीआईए नेशनल कमेटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटीज एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है फिरोज सर आपका। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कौशिक सर आपसे। सर पिक्चर कैसे एनालाइज करेंगे? तमाम जो ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस हैं उसके बीच में भी 4, 4.5, पौने 5% के आसपास का एक्सपोर्ट राइज, ये क्या कहानी दर्शा रहा है सर? ये कहानी दर्शा रहा है कि 20 जनवरी इस साल से ही नहीं बल्कि नवंबर पिछले साल से भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि वैल्यू चेन्स की जो हमारी टेनेसिटी है उसको कैसे मेंटेन करना है और मार्केट्स कैसे डाइवर्सिफाई करना है। आपने देखा होगा कि पिछले
कुछ महीनों में, कुछ कपल ऑफ इयर्स, 2 सालों में काफी सारे नए एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो वो भी एक उसी तंत्र का एक हिस्सा है कि हम अपने आप को तैयार कर रहे थे, और जैसा आपने बताया कि उसी का ये नतीजा है कि आज की डेट में हम ट्रम्प टैरिफ्स को फेस कर रहे हैं, एडवर्स हैं। कुछ सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स हैं, फुटवेयर एंड लेदर है, वो उसमें थोड़ा लुढ़का है। लेकिन हमने दूसरी मार्केट्स ढूंढ ली हैं और वहां पे हम चले गए हैं, और आगे भी कई इस तरह के स्टेप्स हम लेंगे जिसके बारे में मैं बात कर लूंगा बाद में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, उसमें डिटेल्स में हम बिल्कुल जाएंगे। जोशी सर, आपका एनालिसिस, और मैं सीधा सीधा कंपैरिजन आपको दे रहा हूं सर। 12% यूएस से एक्सपोर्ट हमारा घट गया है, एंड ओवरऑल हमारा 4-4.5% बढ़ गया है। तो इसका कंपैरिजन क्या है, क्या मतलब बैलेंस हुआ है? इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे सर? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जियोपॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर है। मैं आपको 2022 लेके जाऊंगा, जहां पर यूक्रेन रशिया की वॉर चालू हुई। तो उस वक्त तक हमारा जो नेदरलैंड्स के साथ जो रिश्ता था, 11 बिलियन 12 बिलियन के आसपास चल रहा था। वॉर के चलते सीधे पर एनम $12 बिलियन की उसमें बढ़ावा हो गया हमारी एक्सपोर्ट नेदरलैंड्स को। तो ये 12 बिलियन जो हमने एक्सपोर्ट किया नेदरलैंड्स को, वो टिपिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही था। तो रशिया से ऑयल आता था इंडिया, इंडिया से जाता था नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड से वो जाता था जर्मनी। तो हमने जो किया है वो बेसिकली रशिया, इंडिया, नेदरलैंड्स, जर्मनी की एक नई एक्सेस चालू हो गई, क्योंकि यूरोप को तेल तो चाहिए, उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो चाहिए। तो कहाँ से आएगा? तो इंडिया से वो जा रहा है। इस वक्त का अगर हम डेटा एनालाइज करें, तो जैसे कि समरी में कहा गया था ओपनिंग रिमार्क्स में, कि चाइना और यूएई, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, उसमें अगर हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कंट्री का भी उसमें मेंशन किया गया है, और वो है स्पेन। स्पेन में हमारी जो ट्रेड की बढ़ोतरी हुई है वो 150% से हुई है। यस। तो ये बेसिकली हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो हम नहीं दिखाते, क्योंकि वो तो एक और बात हो गई है, वो डीप एनालिसिस हो गई है। लेकिन ऑन द फेस इंक्रीज हो रहा है, वो दोनों तरफ से होता है। एक तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो रहा है, और दूसरा है वो म्यूजिकल चेयर है, हम एक के बदले दूसरे को दे रहे हैं, दूसरा तीसरे को दे रहा है। तो हम इन बिटवीन ट्रांजिट पॉइंट कंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से बहुत ही इंडिया के लिए अच्छा है। एक तरफ जैसे कौशिक साहब ने बताया कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, सप्लाई चेन हमने स्ट्रॉन्ग कर ली है, नए कंट्रीज हम ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बैक एंड में जो हमारी इमीडिएट एक्सपोर्ट कंट्री है, वहां का भी हम एक्सपोर्ट एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं कि वो अल्टीमेटली जो पुराने हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स थे 2022 के पहले, वहीं को जा रहा है। तो ओवरऑल इंडिया के लिए तो दोनों तरफ से बेनिफिट है, तो बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 5% ग्रोथ ऑफ ट्रेड बहुत ही अच्छा है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। स्पेन ने वाकई में चौंकाया था, बट यूएई का अगर आप भी देखें तो लगभग 25% वृद्धि सितंबर में, एकदम से अल्टरनेटिव हब की तरह बन गया यूएई हमारा। अगर आप चाइना देखेंगे, सितंबर में यहाँ पर 35% है, और अप्रैल सितंबर में 22% के आसपास है। स्पेन बहुत बढ़िया, जैसा सर ने उसको हाईलाइट भी किया, सितंबर में 151% है, और अप्रैल सितंबर से आप पूरा देखेंगे ओवरऑल तो लगभग 41% है। हांगकांग भी है जिसमें लगभग 24% है अप्रैल सितंबर में। और यहां पर बेस्ट चीज क्या है कि री एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, तो ये हमारे लिए बड़ा एक बहुत बढ़िया चीज है। जर्मनी में भी जो अगस्त डेटा है उससे मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई दे रही है। फिरोज सर, आपका रिमार्क, इनिशियल रिमार्क, किस दिशा में हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है सर? एक पहले इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, फिर एक्सपोर्ट पे आते हैं। आप वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देखे होंगे, वर्ल्ड बैंक ने एक्चुअली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट किया है हायर देन द रिवाइज्ड एस्टीमेट। दैट मींस दे आर आल्सो मोर बुलिश ऑन इंडिया। और एक चीज रिकॉर्ड है कि इंडिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। तो एक चीज तो क्लियर हो गई वो डेटा से कि ये टैरिफ, और ये जो टैरिफ के डरावना है, जात का ब्लैकमेल बोलो, एक वो थ्रेटनिंग है, वो इंडिया पे वर्क नहीं कर रहा है।
तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन बिजनेसमैन आर नॉट बीइंग थ्रेटन्ड बाय दिस अननेसेसरी बिग बिग टैरिफ्स। ये पहला न्यूज ये है। सेकंड, अगर आप ये आपकी जो डेटा की बात की, डेफिनेटली यूएसए टू एन एक्सटेंट योर एक्सपोर्ट्स हैज डिक्रीज, बट सामने मोर देन इंक्रीज हो गया बाकी कंट्रियों में। एंड सरप्राइजिंगली इट इज नॉट ओनली फ्यूअल। हम ये भी नहीं सकते खाली फ्यूअल और फ्यूअल रिलेटेड आइटम जा रही है। ऑटो सेक्टर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, सी फूड बढ़ रहा है, काफी फूड की आइटमें बढ़ी है। दैट शोज के द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया एज एन ऑल्टरनेट फॉर सच प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑल्सो। एंड मेरा हिसाब से जो सबसे बड़ा ये हो गया है कि अभी वर्ल्ड दोस्त की वी हैव टू लुक एट ए वर्ल्ड विदाउट यूएसए। नोबडी कैन ट्रस्ट, आज कोई कंट्री ट्रस्ट नहीं कर सकती कल वहां क्या होगा। तो एवरीबडी इज लुकिंग एट डाइवर्सिफिकेशन कि कहां से लेवे माल से, फॉर चाइना ऑल्सो। सो आई थिंक इंडिया इसमें एक अच्छा सा डेस्टिनेशन उभर के आ रहा है। देयर इज मोर प्रेडिक्टेबिलिटी इन डूइंग बिजनेस विद इंडिया। इंडिया इज मोर स्टेबल, India has a stable government, India has a stable growing economy, and India's businesses are doing good. Indian business qualities are good. We can depend on India for our needs. ये इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से आज वर्ल्ड में चल रही है। और आज से अच्छा टाइम इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए नहीं होगा जो आज मैं देख रहा हूँ। और हमको इसका पूरा फायदा लेना चाहिए। और गवर्नमेंट भी एक फ्लीट से दे आर कमिंग ए स्टेप फॉरवर्ड। आप जीएसटी रिफॉर्म देख सकते हो, डीक्रिमिनलाइजेशन देख सकते हो, अब काफी और चीज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, रेगुलेटरी हैसल्स कम हो रहे हैं। और मेरा मानना है ये वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो हमारा होल आइडिया है ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो जल्दी होने वाला है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली सर, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट सर कि राइस और एग्री वाला जो हम देखेंगे, राइस और मरीन प्रोडक्ट्स भी देखो आप एग्री एक्सपोर्ट्स में, तो राइस में 33%, 34 के आसपास है, और मरीन प्रोडक्ट्स में लगभग 24% की वृद्धि है। और नहीं, तो ये मानना कि फ्यूल के कारण हुआ है वो नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। काफी लोगों को ये गैर समझ होगी कि भाई अमेरिका से हम फ्यूल ले रहे हैं तो और कहीं से फ्यूल जा रहा है। ये नहीं है, हमारा सब कुछ बढ़ रहा है। नहीं, इसका मतलब हाँ, मैंने इसका अच्छा आपने जिक्र किया सर। मैं इसका एनालिसिस कौशिक सर से लूंगा। सर, इसका मतलब राइस और मरीन प्रोडक्ट जैसे एग्री एक्सपोर्ट्स में अगर बढ़ोतरी है, तो ये भी दिखा रहा है कि इंडिया की रूरल इकोनॉमी में भी एक तरह से रेजिलियंस है सर। इज इट द राइट एनालिसिस? तो अभी क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, उसमें कैसे इमीडिएटली एक्शन लेना है, मार्केट को डाइवर्सिफाई करना है। अगर एक जगह हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है तो दूसरी जगह कैसे जाना है, और अगर टैरिफ अभी नहीं लगा है लेकिन आगे लगने का अंदेशा है तो जल्दी से माल कैसे भेजना है। ये तीन चीजें मैटर करी हैं इस बात पे कि हम लोग राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इन एरियाज में कम होने की बजाय हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। दूसरा ये भी है कि जैसे परिंज जी ने कहा, ये जरूरी नहीं है कि केवल फ्यूल एक्सपोर्ट्स के कारण ही हम लोग अपनी एक्सपोर्ट क्वांटम जो है उसको मेंटेन कर पाए हैं। हमने डाइवर्सिफाई किया है मार्केट्स को। जैसे हमारे वाणिज्य सचिव जी ने कहा कि हमारी जो वैल्यू चेन्स हैं वो बरकरार हैं। हमने उनको और सुगठित किया है और दूसरी मार्केट्स ढूंढी हैं। इसमें बहुत काम और आगे करने को भी है कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ्स या ये जो अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है, वो चलती रहती है, तो जो दो बड़ी मार्केट्स हैं, एक यूएस है उसमें अनसर्टेनिटी है, चाइना है उसमें कई स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं कि हम लोग उनकी मार्केट पे डिपेंड नहीं कर सकते। और ये भी है कि कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ से अगर कंजम्पशन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देखते हैं कि ग्लोबल एवरेज 58% है कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। चाइना केवल 38% है। केवल 3-4 कंट्रीज हैं टॉप 100 में जिनकी कंजम्पशन उनसे कम है। तो वहां भी हम ज्यादा माल नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन खुद ही अपनी डोमेस्टिक मार्केट से ही यूटिलाइज करते हैं। हमें ऐसी मार्केट्स ढूंढनी है जहां कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, या जिसको हम कहें कि कंज्यूमर मार्केट्स। तो इस समय यूरोप कंज्यूमर मार्केट है, इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूरोप में भेज पाए, चाहे स्पेन के थ्रू, नीदरलैंड्स के थ्रू या जर्मनी के थ्रू। और भी मार्केट्स हैं
अब अफ्रीका को देख लीजिए आप। अब अफ्रीका जो है उसमें 4% से ज्यादा इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। आने वाले जो फोरकास्ट है वो इससे ज्यादा ही है, 2026 में, 2025 27 में, 2028 में जी। देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज। तो ये देखते हुए कि वहां कंज्यूमर्स को और माल चाहिए, हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं अफ्रीका में जिनमें हम टैप कर सकते हैं। अब सारी मार्केट्स ऐसी नहीं है, अफ्रीका में अपना एक अफ्रीकन यूनियन है, उनका ACFTA है, उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस की है। उसके बावजूद केवल 7-8% ही वो इंटरनल ट्रेड विद इन अफ्रीका कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लाजमी है कि बाहर से माल आ रहा है, आपस में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाहर से जो माल आ रहा है वो इंडिया से क्यों ना जाए। तो वो एक चीज हमें देखनी है। वो इतनी ज्यादा रेलेवेंट फॉर एग्जांपल आसियान में नहीं होगी, जहां 22-23% उनकी इंटरनल मार्केट की खपत है एक दूसरे के साथ ही उन 10 देशों की। तो अफ्रीका पे फोकस करें। ऐसे ही लैटिन अमेरिका, हालांकि एक्सपोर्ट ग्रोथ वहां पे 1-1.5% की ही है, लेकिन हम लोगों ने वहां फोकस किया है क्योंकि वहां अनटैप्ड मार्केट्स हैं हमारे लिए। चिली के साथ हम लोग अपनी PTA को अब फुल FTA में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मर्कोसुर के साथ हम अभी पीछे उनके उप विदेश मंत्री आए हुए थे, तो उनके साथ बातचीत करी। प्रधानमंत्री जी ने भी उनके प्रेसिडेंट से बात करी, तो उनसे उनकी बातचीत ये हुई कि भी हम मर्कोसुर के जो हमारा PTA है उनके साथ उसको रिवाइव करें, रिन्यू करें और ज्यादा बढ़ाएं। तो उसमें क्या है कि ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, वो सारी मार्केट्स हमारे लिए और ज्यादा खुलेगी। और यूरोप तो है ही, अब हमने अभी ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, UAE ये रिसेंट कुछ FTAs करे हैं, उनमें ऐड करें हम मर्कोसुर को भी और यूरोपियन यूनियन को भी, तो इससे हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन की एफर्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर कारागार रहेगी। ये बड़ी बारकी की बात आपने कही सर। और मैं खुद जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हम देख रहे थे कि भाई ये चिली के साथ क्या चल रहा है, मर्कोसुर के साथ क्या चल रहा है, जहां पर अमूमन सुनाई नहीं देता है कि भाई ठीक है आप शीर्ष बाजारों में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, UAE में कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है। तो वो आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जहाँ पर कंजम्पशन की संभावनाएं अब बन रही हैं या भविष्य में बनेंगी, हम उनको तलाश रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर चाइना में भी, और जो सर ने बताया वहाँ पर भी अपनी उनकी एक डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक कंजम्पशन उनका है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्कोप हमारे लिए लिमिटेड है। ये बहुत अच्छे से आपने बताया सर। अब आते हैं थोड़े से जो चैलेंजिंग वाले पार्ट हैं। जोशी सर, अब चैलेंजिंग में तो पहले तो ट्रेड बैलेंस सर लगभग $60 बिलियन का, और इंपोर्ट में भी हम तेज़ी देख रहे हैं सर, 3.5% से वहाँ से भी दबाव आ रहा है। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स भी जो हैं वो मेरे ख्याल से 376 बिलियन के आसपास हैं। क्रूड ऑयल और गोल्ड की डिपेंडेंसी भी दिखा रहे हैं। ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो साइड बाय साइड रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। तो आपको इन चैलेंजेस के पार्ट पर हमारी तैयारी कैसी दिखाई दे रही है सर? देखिए, लार्ज पार्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें से काफी सारा हम री एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो बेसिकली अगर हम उसको पूरा नटशेल में निकाल दे तो लेबर हमारा वैल्यू ऐड है। कि हम इंपोर्ट करते हैं, लेबर से वैल्यू ऐड करते हैं, कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग करके फिर वही री एक्सपोर्ट हो जाता है। वैसे ही पेट्रोलियम है, क्रूड आता है, रिफाइन करके वो बेचा जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो इंडिया में अभी बनना चालू हुए हैं, लेकिन हम पूर्ण तरह से उसमें आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, तो वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चिप्स है, वो सारा इंपोर्ट करके असेंबल करके हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी सारा हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड धीरे धीरे वो बन रहा है। हावेवर कैपिटल गुड्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है, वो काफी हद तक हमको थोड़ा धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो एक तरीके से हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस हाईटेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए बना रहेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं, तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, वो इंपोर्ट ही होना है। तो कई सारे ऐसे
सेक्टर्स है जहां पर हम टेक्नोलॉजिकली अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। वो एक प्रोसेस है, मेरे ख्याल से 5 साल 7 साल में वो काफी इवन आउट हो जाएगा। लेकिन जिस जिस मुकाम पे हम खड़े हैं टेक्नोलॉजिकली और अदरवाइज, हमारे लिए अफ्रीकन मार्केट्स, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो वहां पे अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो काफी तरीके से हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। एंड कंटिन्यूइंग विद द चैलेंजेस ओनली, पिरूज सर, अभी मैं यूएस एक्सपोर्ट पर जो 50% टैरिफ है उससे मैं मर्चेंडाइज भी प्रभावित हो रहा है, ओवरऑल एक्सपोर्ट पर भी दबाव आ रहा है, उसको अलग रख के कुछ चीज़ों में सर हमारे लिए बड़ी चुनौती आ गई है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में 70% एक्सपोर्ट जो है वो कोलैप्स बताया जा रहा है, और यूएस मार्केट शेयर जो है वो लॉस टू वियतनाम, बांग्लादेश, हम इनसे वहाँ पर थोड़े हमको बड़े चैलेंजेस मिल गए। जेम्स एंड ज्वेलरी एक तरफ तो हम ठीक है, अच्छा कर रहे हैं उसमें, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी में $10 बिलियन का एक्सपोजर है, और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सूरत क्लस्टर्स में जो एमएसएमईज हैं उनको भारी नुकसान वहाँ पर हो रहा है, वहाँ एक इशू आ रहा है। दूसरा, लेदर एंड फुटवेयर में भी कुछ जॉब लॉसेस हमने देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा इंपैक्ट मिटिगेट हो गया हो, कुछ चैलेंजेस हमारे लिए नए भी उभर रहे हैं जिनको को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पिरूज सर कि यहाँ पर चीजें ठीक हो जाए? नहीं, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि थोड़े ऐसे सेक्टर है कि जिसपे डायरेक्ट इंपोर्ट आना है। आपने एग्जांपल दे दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसमें मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक पैकेज बनाना पड़ेगा ये इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। हम मान के चल रहे थे कि ये टेम्पररी होगा, टैरिफ कल निकल जाएगा, पर आई थिंक थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो आई थिंक ये जो सेक्टर्स आपने बोले जिसमें खास करके लेबर इंटेंसिव है, गवर्नमेंट शुड कम आउट विद अ पैकेज ऑफ सपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2 के जो हमारे पीटीए एफटीए जो है बाकी चल रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी कर देना चाहिए, सो दैट these companies can, what I call diversify from US to those countries। तो चलो भाई यूएस के मार्केट में 70% टैरिफ है, तो वो कंपनीज में हमारा चलो एफटी हो गया, जैसे यूके का फॉर एग्जांपल हो गया, इससे यूरोप का सपोज हो जाए तो ज्यादा लेदर यूरोप जा सकता है, जो अमेरिका नहीं जा रहा है वो यूरोप चला जाएगा, वो और कोई कंट्री चला जाएगा। तो हमको दूसरी कंट्रियों के साथ जो प्रोसेस जो हमारा है वो हमको फास्टर करना चाहिए। थर्ड, मेरा मानना है कि ये सब चीज जो इंडिया में बनती है वो हम इंपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो हमको कुछ ये इंडिया में ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए कि इंडिया का प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा कंज्यूम हो सके, और उसमें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो जाए। मैं एग्जांपल दूंगा फुटवेयर का, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में भी सो मच फुटवेयर इज बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया। मेरे को बहुत बार लगता है व्हाई कांट वी मेक दिस। तो अगर ये कंपनियां जो ये अमेरिका से जो क्या बोलते हैं हटके नहीं एक्सपोर्ट कर रही है वहां, बिकॉज ऑफ दैट इफ दे कैन डाइवर्सिफाई इनटू सच प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो फायदा क्या होगा, हमारा इतना इंपोर्ट कम हो जाएगा। एंड इसीलिए मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो अभियान है कि स्वदेशी प्रोडक्ट लो, और ये हमारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही उसको सपोर्ट करो। और उसमें हमको एज इंडिविजुअल्स भी हमको थोड़ा रोल है कि व्हाई नॉट वी इंडियन बाय इंडियन, व्हाई वी सपोर्ट इंडियन, और ये कैपिटलिज्म भी हम कैसे इंडियन को सपोर्ट कर सकते, हमको इसी तरफ भी ध्यान देने की जरूरी है। पर पैकेज तो मेरे हिसाब से जरूरी है ही, इंडस्ट्री मांग कर रही है, हमारा एक्सपेक्टेशन था पैकेज लास्ट मंथ आ जाता, उसके पहले आ जाता। अब ये पैकेज की डेफिनेटली इंडस्ट्री में डिमांड जरूर है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। तो यहां पर पैकेज के रूप में या सपोर्ट के रूप में सरकार को स्ट्रेटेजिकली आगे आना पड़ेगा। अब पेन पॉइंट्स हम समझ गए। कौशिक सर, अब रोड मैप आगे का क्या हो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, ट्रेड बैलेंस, इंपोर्ट में तेजी, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट भी है, बहुत सारे मोर्चों पर अभी हमारे लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यूएस टैरिफ की वजह से इंपैक्ट बढ़ा है। तो हमारी अब आगे की रणनीति क्या हो सर, कि जो हम एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी बना पाए? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें फोकस अब करना है सस्टेनेबल एक्सपोर्ट पॉलिसी पे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अपने आप में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्योंकि वो तो एक मैक्रो इकोनॉमिक इश्यू है, उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस और जगह भी मिल सकती हैं। लेकिन जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट रेसिलियंस को नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेड डेफिसिट को भी नहीं हम रिजॉल्व कर पाएंगे, और ये भी नहीं हम देख पाएंगे कि हम जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ज्यादा अपना फोकस कैसे कर पाए। तो उसके लिए एक ब्रॉड लेवल पे सरकार ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है,
पिरुजू ने बताया कि वो स्वदेशी का एक मुहिम चलाया है, लेकिन ये नीचे आना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उन इश्यूज के ऊपर जो रेसिलियंस पैदा करते हैं। एक तो उनमें से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स की रेसिलियंस में इंडिया की जो इनपुट्स हैं वो रेसिलियंट कैसे रहें, जिस जगह हमारा कुछ इनपुट जा रहा है किसी भी वैल्यू चेन के लेवल पे, उसको कैसे देखें। उसमें अगर हम पिछले 20 साल से देखें तो हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स से बढ़कर अब सेमी टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है अपने आप को वैल्यू चेन में ऐसे एम्बेड करना कि उसमें से आपको किसी को निकालना मुश्किल हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां एमएनसीज वगैरह हैं वो नहीं चाहती कि वो अपने बायर्स को कोई माल देने में उनको टाइम लगे, तो वो जो एक उनका इनपुट प्रोवाइडर मिलता है वो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं। दूसरा इश्यू, जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ मार्केट्स ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जो उस माल को ले पाए जिस माल को ना लेने के कारण हम लोग कुछ चेंज, मतलब कुछ नई मार्केट्स ढूंढें। पर नई मार्केट ऐसा नहीं हो सकता, उदाहरणतः अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी को देखें तो जो यूएस में जेम्स एंड ज्वेलरी की मार्केट है वो 16-18 कैरेट में जो डिजाइंड ज्वेलरी मांगते हैं वो सेम नहीं है जो अफ्रीका में है, करेक्ट, वो सेम नहीं है जो आसियान में है। तो पहले हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को उन मार्केट्स को समझना पड़ेगा कि हमें कौन से बदलाव करने पड़ेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट में, प्रोडक्शन में, कि हम उनकी कंज्यूमर इंटरेस्ट को केटर कर पाए। उसके लिए सरकार को कुछ करना भी चाहिए। सरकार ने बहुत कुछ किया, पीएलआईज कई जगह बनाई है, तो ऐसे कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जिसमें पीएलआई नहीं तो कुछ और तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन या एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन की स्कीम्स बनाए, जिसके बारे में वाणिज्य मंत्री ने एक बार जिक्र भी किया था। फिर ऐसे ही फुटवियर है, तो अभी बता रहे थे जोशी जी कि वो कुछ इंपोर्ट भी होता है। वो जो इंपोर्ट होता है वो होता रहेगा, बिकॉज एक नीश मार्केट है, वो कुछ कोई आदमी है जो उसी ही तरह का और वहां से ही बना हुआ फुटवियर लेना चाहता है। लेकिन जो हमारे यहां से जा रहा था उसकी मार्केट और कहां है यूएस के अलावा, वो हमें ढूंढनी पड़ेगी। राइट सर। और वो हैं ऐसी मार्केट्स, और वहां पे किसके साथ हम compete कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और चाइना के साथ मेनली compete कर रहे हैं। तो कैसे हम अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तीसरा एक लार्जर मुद्दा है कि हमें जो रिफॉर्म्स करनी है, जो ट्रेड रिफॉर्म्स कहूंगा मैं इनको, ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करूंगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी भी टेक्सटाइल अपरेल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल्स में, मेटल्स में थोड़ा बहुत है, पर उसकी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि हम पब्लिक को कुछ ऐसे रेट पे देना चाह रहे हैं कि जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक्यूमुलेटेड अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। तो उन चीजों को छोड़ के स्पेसिफिक एक्सपोर्ट पॉलिसी के तरीके ढूंढने हैं जो माइक्रो लेवल पे मार्केट और प्रोडक्ट इन दोनों को आइडेंटिफाई करें। राइट सर, मैं सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉडर आपने एक आइडिया दे दिया कि आगे करने की आवश्यकता क्या है। बहुत क्विकली जोशी सर, थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में हमारे एक कंफ्यूजन को अगर आप समझा पाए कि कैसे इसको दूर करें। और ये पॉलिसी लेवल पर भी कभी कभी दिखता है कि एक तरफ हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना भी चाहते हैं, हमारी चाहत है, लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जो हमारी निर्भरता है, और ये बड़ा आता है इसमें पॉलिसी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हम देखते हैं। घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए आपको आयात को अगर सस्ता करते हो तो घरेलू उद्योग को नुकसान होता है, एक्सपोर्ट घटेगा, और अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडी या टैक्स छूट देते हो तो फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक प्राइसिंग बिगड़ जाएगी। तो सर करें क्या, मतलब कि एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा जाएं या छोड़ छाड़ के डोमेस्टिक पे फोकस करें? नहीं, दोनों पे सवार होना है, दोनों पे बिल्कुल सवार होना है। कैसे किया जाए? तो जो हमारा एक्सपोर्ट है
उसका जो नेचर है वो हमको चेंज करना है। अब जैसे कि हम कौशिक जी बता रहे थे कि प्राइमरी गुड से हम थोड़ा हाई एंड मिड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया ने जो अचीव किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही डिमांड हो सकती है, जी। खास करके मिडिल ईस्ट और दूसरी सारी कंट्रीज से, एडवांस कंट्रीज से भी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काफी इंक्वायरीज होती रहती है। तो ये कुछ वेरी हाईली एडवांस हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और एक रोड मैप होना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर हम इन इलास्टिक डिमांड क्रिएट कर सके हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो एक्सपोर्ट को हमको अलग तरीके से देखना है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो तो मैं एक्चुअली चाइना के साथ संपूर्णपणे सहमत हूँ कि हमारा जितना डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है, बढ़ाना चाहिए, जी। जीडीपी के लिए अच्छा है और डिपेंडेंस के लिए अच्छा है। जितना हमारा स्वावलंबन रहेगा जी। खुद के ऊपर, उतना बेटर इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। जब तक की बात है सब्सिडीज की एक्सपोर्ट्स के लिए, वो सब तो मैं एक्चुअली मानता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। अगर हमको न्यू ज्योग्राफीज देखनी है, तो सबसे पहली बात ये है कि क्या वहां पर फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं। आप ट्रेड कर सकते हैं, विदाउट फाइनेंस आप ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आपका ऑक्सीजन है। तो हमारी कोई भी बैंक किसी भी टारगेट मार्केट्स में है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। अरे वाह। तो क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? जैसे कि आप वियतनाम ले लीजिए, नहीं है हम। बांग्लादेश हम नहीं है। श्रीलंका हमारी बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करती। तो कई सारी, इजिप्ट ले लीजिए, इथियोपिया लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, चिली, अर्जेंटीना, मतलब पूरी जो हमारी टारगेट एक्सपोर्ट मार्केट है, जी। वहां की बैंकों के ऊपर हमारा कोई एक्सपोजर लिमिट्स नहीं है। तो जब तक हम ट्रेड फाइनेंस को ट्रेड के साथ नहीं जोड़ेंगे 1:1 बिल्कुल जोड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपोर्ट में हो सकती है। बहुत अच्छा सुझाव सर आपने दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा अल्टीमेटली। पिरू सर, बहुत संक्षेप में, जैसा सर भी बता रहे हैं, तो ट्विन इंजन ग्रोथ मॉडल, यही सर हमारा सक्सेस का मंत्रा होगा। डोमेस्टिक डिमांड को भी आप बरकरार रखिए और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दीजिए। लॉजिस्टिक्स से बढ़ाना है, ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, स्किल डेवलपमेंट करना है, या जैसा बहुत इंपॉर्टेंटली अभी जोशी सर ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम टारगेट एरियाज में आप मजबूत कीजिए, फाइनेंस को मजबूत कीजिए, चाहे आपको, आपके बैंकों को वहां जाकर आगे बढ़कर काम करना पड़े। तो ये ट्विन इंजन ग्रोथ मॉडल चलेगा सर? ये सब करना है, पर एक सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी वर्ड से मैं सहमत नहीं हूँ। हम एक्सपोर्टर लोग की डिमांड सब्सिडी है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारा पैसा हमको दे दो। आज एक्सपोर्ट शुड बी टैक्स फ्री। आपने जीएसटी को, फ्यूल पे जीएसटी जो है उस पर लगाया हुआ है जो नहीं लगाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पे लगाया है जो नहीं लगाना चाहिए, शुड हैव बीन सबमर्ज्ड इन जीएसटी, नहीं लगाया, सॉरी। तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो आज मेरे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसके कारण मैं अनकॉम्पिटिटिव हो रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एटलीस्ट द कंपोनेंट, जो टैक्स हमारा फ्यूल में जा रहा है, इलेक्ट्रिक में जा रहा है एक्सपोर्टर का, आज मैं फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करता हूं, तो सर 8-9% ऑफ द कॉस्ट इज कम्स फ्रॉम दिस, तो इससे मैं अनकॉम्पिटिटिव हो जा रहा हूँ। तो ये कॉस्ट हमको आप रोड टैप की द्वारा कि और कोई द्वारा मेरा पैसा मेरे को वापस दे दो, बिकॉज ये मेरे को इनकॉम्पिटिटिव बना रहा है। तो ये जो चीज मेरे को इनकॉम्पिटिटिव बना रही है, नॉट बिकॉज ऑफ माई मेकिंग, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टैक्स पॉलिसी, दैट शुड बी गिवन बैक टू मी। ये सब्सिडी थोड़ी नहीं हुई, ये तो मेरा ही पैसा है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। आज क्यों है वियतनाम हमसे ज्यादा काफी चीजों में एक्सपोर्ट कर रहा है? मैं जा गया है वियतनाम चेक करने के लिए भी क्या चीज है, हम भी हमारी फैक्ट्री में क्यों सस्ता नहीं बना सकते? तुरंत मालूम पड़ा कि अल्टीमेटली जो हमारी टैक्स सिस्टम है, जो हमारे जो कॉस्ट है, वो हम लोग फॉर एग्जांपल वहां सोशल बेनिफिट ही नहीं देना है लेबरर को, या हम सोशल बेनिफिट देते हैं, तो वो सोशल बेनिफिट जो हमको कंपलसरी देने पड़ रहे हैं वो वापस गवर्नमेंट दे देवे। तो ये मेरे हिसाब से हमारा ही पैसा हमको वापस देंगे तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट इंडस्ट्री टू मेक इट कॉम्पिटिटिव, एटलीस्ट व्हेन देयर इज वैल्यू एडिशन। अगर मैं इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मत सपोर्ट करो, चलो बस, उसमें कोई फायदा नहीं है। वह थोड़ा बहुत 10% वैल्यू एडिशन कर रहा है, मत सपोर्ट करो। तो अगर मेरा वैल्यू एडिशन एटलीस्ट 40 to 50% है, तो आई स्ट्रांगली अर्ज द गवर्नमेंट, फॉरगेट द वर्ड सब्सिडी, गिव माय मनी बैक टू मी। इफ यू गिव माय मनी बैक टू मी, आई विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, एज सिंपल एज दैट। ऑन दैट नोट, आई मीन, मुझे लगता है कि इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड सलाह और सुझाव भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं होगा कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, आप हमारा जो पैसा है हमें आप वापस कर दीजिए, टाइम पे कर दीजिए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव बने रहें, बाकी हम देख लेंगे। बहुत मार्केट हमने खो दिए हैं। यूएस टेक्सटाइल मार्केट वियतनाम बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, यूएस जेम ज्वेलरी चाइना मैक्सिको चला गया, यूएस सी फूड
इक्वाडोर चला गया। मतलब सोचिए, इक्वाडोर जैसा देश जो है वो हमारे लिए कॉम्पिटिटर बन गया अचानक से। इसी तरह से लेदर और फुटवेयर टर्की और पाकिस्तान में डाइवर्स हो गए। यूएस कारपेट फर्नीचर मार्केट वियतनाम ग्वाटेमाला यहाँ चले गए। तो कुल मिला के यहाँ के एक्सपोर्टर को अगर आप उसका पैसा वापस कर दोगे टाइम पे, तो कुछ कॉम्पिटिटिव वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो शायद सरकार की ही हेल्प हो। ऑन दैट नोट बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। कौशिक सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कम्बाटा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, उस पार कुछ और खबरें।